नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 2023 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया। डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अव्वाद को मिला पुरस्कार। 1986 में दिया गया था पहला अवार्ड। भारत और इटली ने किया ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 जारी। डिफेंस, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे मुद्दे किए गए शामिल। और सागर मंथन महासागर संवाद हुआ आयोजित। 4 टॉपिक्स पर किया गया फोकस। भारत के व्यापार के लिए अहम है समुद्री क्षेत्र। आइए शुरू करें। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट संयुक्त तौर पर डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अव्वाद को दिया गया है। डेनियल बारेनबोइम को यह पुरस्कार संगीत और सांस्कृतिक संवाद के जरिए शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया। डेनियल बारेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक हैं जो दुनिया के कुछ फेमस ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन करने और निर्देशन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी संगीत उपलब्धियों के अलावा उन्हें पश्चिम एशिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं अली अबू अव्वाद एक प्रख्यात फिलिस्तीनी पीस एक्टिविस्ट हैं जो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के लिए शांतिपूर्ण समाधान को खोजने के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के साथ खूब प्रयास कर रहे हैं। अली अबू अव्वाद ने कहा कि उन्होंने अहिंसा की शक्ति के बारे में जेल में रहते हुए सीखा। वे खुद को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित बताते हैं। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में 1986 में गठित किया गया था। पहली बार ये पुरस्कार पार्लियामेंट्रीज फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया था। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को राष्ट्रीयता, जाति या धर्म के जैसे भेदभाव के बिना हर साल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को कुछ मानकों पर परखा जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण, नस्लीय समानता और राष्ट्रों के बीच सद्भावना और सद्भाव को बढ़ावा देने का काम किया गया हो। आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की ओवरऑल उन्नति में मदद करना, ये सुनिश्चित करना कि विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की खोजों का उपयोग मानव जाति की व्यापक भलाई के लिए किया जाए और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाना। इस खबर के महत्व को समझने के लिए 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखिए। सवाल पूछा गया था कि 2014 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? इस सवाल का सही जवाब था विकल्प सी यानी इसरो। देखिए, ये प्रश्न 2015 में आया था और 2014 में दिए गए अवार्ड पर प्रश्न बना था। मतलब ये कि आपको रिसेंट ईयर्स के अवार्ड्स याद रखने चाहिए। अभी 2023 का अवार्ड हाल ही में दिया गया है, आपको इन व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। शायद ये प्रश्न 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 के सालाना सम्मेलन का समापन हुआ और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर मुलाकात की। इन मुलाकातों में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई मुलाकात में एक नया एक्शन प्लान सामने आया है। इसे ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 नाम दिया गया है। इसमें डिफेंस, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी, प्रौद्योगिक केंद्रों और आपसी निवेश को बढ़ावा देने के अलावा ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचे और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी सहयोग किया जाएगा। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई है। इस कॉरिडोर में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएसए शामिल हैं। ये एक शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर है जो कि PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। PGII को G7 द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मकसद 2027 तक $600 बिलियन के फंड को मोबिलाइज करना है। इस फंड को सतत और गुणवत्ता वाले अवसंरचना प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मजबूत करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में इटालियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसमें साझा हितों के मुद्दे जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन, हेलियोफिजिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इटली साउथ सेंट्रल यूरोप में एपेनाइन पेनिनसुला पर स्थित है।
इटली की सीमा उत्तर में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ, उत्तर पूर्व में स्लोवानिया के साथ और उत्तर पश्चिम में फ्रांस के साथ लगती है। वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो इटली के भीतर स्थित 2 सॉवरेन स्टेट्स हैं। इसकी दक्षिणी सीमा भूमध्य सागर तक फैली हुई है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले समुद्री कार्यक्रम सागर मंथन महासागर संवाद का उद्घाटन किया। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसे ऐसे मंच के रूप में विकसित करने का टारगेट रखा गया है जहां ग्लोबल लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आकर समुद्री क्षेत्र के साझे भविष्य को आकार दे सकें। इसका मकसद नियम आधारित विश्व व्यवस्था को मजबूत करना और राष्ट्रों के बीच शांति, विश्वास और मित्रता को बढ़ावा देना है। इसकी संरचना 4 विषयों पर आधारित है: न्यू फ्रंटियर्स, ब्लू ग्रोथ, ग्रीन एंड ब्लू तथा कॉस्ट एंड कम्युनिटीज। भारत के लिए इस कार्यक्रम का खास महत्व है। आज भारत का समुद्री क्षेत्र इसके व्यापार और वाणिज्य की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। यह देश के व्यापार में मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से करीब 70% का योगदान देता है। लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर भारत में 13 मेजर और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट स्थित हैं। दुनिया के 16वें सबसे बड़े समुद्री देश होने के नाते भारत वैश्विक शिपिंग लेन पर एक अहम स्थान रखता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों पर स्थित है। पूर्वी एशिया और अमेरिका से यूरोप तथा अफ्रीका के देशों की ओर यात्रा करने वाले ज्यादातर मालवाहक जहाज भारतीय जल क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। वर्तमान में भारत न केवल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक ताकत भी है। 2023 में देश ने वैश्विक विकास में 16% का योगदान दिया। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, इसका समुद्री क्षेत्र वाणिज्य, संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अहम केंद्र के रूप में उभर रहा है। आप जानते हैं कि चीन बीते 15 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर होने वाले उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी करीब 30% है। इसके अलावा चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का टैग भी रखता है। बावजूद इसके यूएन चीन को विकासशील देशों की श्रेणी में ही जगह देता है, जिसके चलते जब भी क्लाइमेट फाइनेंस में अमीर देशों को विकासशील और गरीब देशों को पैसा देने के लिए बोला जाता है तो चीन पर ऐसी कोई जवाबदेही नहीं बनती। वहीं वैश्विक आंकड़े ये बताते नहीं थक रहे कि यदि चीन ने अपने उत्सर्जन में कमी नहीं की तो विश्व द्वारा अपने उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को पूरा करना संभव नहीं होगा। अभी तो हालात ये हैं कि दुनिया 2030 के लिए जरूरी न्यूनतम उत्सर्जन कटौती के करीब तक नहीं है। अनुमान बताते हैं कि 2030 में वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन 2019 के स्तर से बमुश्किल 2% कम होगा। चीन द्वारा उत्सर्जन को कम करना कितना जरूरी है, इस पर कभी डिटेल में बात नहीं की गई, लेकिन पहली बार क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने इस मसले पर रिसर्च की है। इस रिसर्च के मुताबिक चीन को 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2030 तक अपने उत्सर्जन को वर्तमान स्तर से 66% कम करना होगा। लेकिन चूंकि चीन को विकासशील देश का दर्जा हासिल है और चीन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश बताता है, इसका फायदा चीन को इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क में मिलता है, क्योंकि जहां यह फ्रेमवर्क विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने और क्लाइमेट एक्शंस लेने की मांग करता है, वहीं विकासशील देशों को इस मसले पर फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वे अपने जलवायु लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकें। चीन से 2030 या 2035 तक उत्सर्जन में जरूरी कटौती करने की उम्मीद भी नहीं है। इनफैक्ट 2023 के मुकाबले इस साल 2024 में उत्सर्जन ज्यादा रहने की उम्मीद है। एक और बात जो इसमें सामने आई कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क से किसी भी देश को उतना लाभ नहीं मिला है जितना चीन को मिला है। चीन हमेशा सही समय पर सही जगह होता है, चाहे वो यूएन में स्थायी सीट लेने का मामला हो या फिर क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा हो। चीन अपने सामने आए अवसरों का पूरा फायदा उठाना जानता है। 1990 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को फाइनल किया गया, तब भी चीन का एमिशन कोई खास कम नहीं था। उस समय वैश्विक उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा की थी।
जो वर्तमान में भारत के हिस्से से कहीं अधिक है। लेकिन चीन का ऐतिहासिक तौर पर उत्सर्जन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसे अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करने या कम करने को कहा नहीं गया, क्योंकि फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मानक बनाया गया था। कुल मिलाकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की रिसर्च का कहना है कि अगर चीन अपने उत्सर्जन को कम नहीं करता तो वैश्विक स्तर पर 2030 के लिए की जा रही सारी कार्रवाइयां कागजी साबित होंगी। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जूस सैंग्विनिस। कल के टर्म ऑफ द डे में मैंने जूस सोलाई की बात की थी। जूस सैंग्विनिस इसके उल्टा है। जूस सैंग्विनिस का मतलब है रक्त का अधिकार। इस सिद्धांत में नागरिकता जन्म के स्थान से नहीं बल्कि माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता किसी देश के नागरिक हैं तो उसे उस देश की नागरिकता मिलती है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। उदाहरण के लिए जर्मनी में जूस सैंग्विनिस का सिद्धांत है। वहां अगर किसी जर्मन नागरिक के बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में भी हो तो भी वह बच्चा जर्मन नागरिक माना जाएगा। आइए देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। फिलीपींस में टाइफून मैन यी ने दस्तक दी है। यह क्षेत्र पहले ही अक्टूबर में आए 5 बड़े तूफानों से प्रभावित था। मैन यी छठा बड़ा तूफान है। इससे पहले ट्रॉमी, कोंग्रे, तोराजी और उसागी जैसे तूफानों ने भी तबाही मचाई थी। फिलीपींस हर साल औसतन 20 तूफानों का सामना करता है। इसके अलावा यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आम हैं, जिससे यह देश दुनिया के सबसे अधिक आपदा प्रभावित देशों में शामिल है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 जारी किया है। यह सूचकांक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता और सुधार के क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। इसमें 89 मंत्रालयों और विभागों का मूल्यांकन 4 प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया गया है, जिसमें एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता शामिल है। इस सूचकांक में कैटेगरी वाइज कृषि विभाग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इसका पहला संस्करण 2023 में जारी किया गया था। दुबई में ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन शुरू हो गया है, जो इस शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। इस सम्मेलन की थीम एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टुमारो रखी गई है। इस वर्ष चर्चाओं का प्रमुख विषय तकनीकी बदलाव और डिजिटल समाधान रहा। साथ ही इस समिट में सप्लाई चेन और रिस्क मिटिगेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम व्यापार संघों, सरकारी प्रतिनिधियों और व्यावसायिक लोगों को चर्चा और पार्टनरशिप करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग्लोबल फ्रेट समिट की शुरुआत 2022 में हुई थी। भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री मार्ग अब शुरू हो चुका है। इस मार्ग से तेल, खाद्य सामग्री और मशीनें परिवहन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि इस मार्ग ने भारत और फार ईस्ट रूस के बीच ट्रैवल का समय घटाकर 24 दिन कर दिया है, जो पहले 40 दिन के करीब था। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग के बीच दूरी लगभग 5600 समुद्री माइल है। पहले इसके लिए 8675 समुद्री मील लंबा रास्ता तय करना होता था। इक्वाडोर की सरकार ने जंगलों की आग और लगातार सूखे के कारण 60 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। वर्तमान में देश में 13 जंगल आग की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि 9 जंगलों की आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं यह देश लगभग 120 दिन से सूखे की मार झेल रहा है, जिसने जंगल की आग की स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इन सभी परिस्थितियों ने वहां ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है, जिसके चलते हाल के महीनों में 14 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है। इसकी सीमा कोलंबिया, पेरू और प्रशांत महासागर से मिलती है। राफेल नडाल ने अपने शानदार करियर का समापन किया। उनके नाम कई रिकॉर्ड शामिल हैं। नोवाक जोकोविच के बाद वे दूसरे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं, जिनमें 14 फ्रेंच ओपन थे। उन्हें किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। इसके अलावा नडाल ने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते हैं। आइए जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? प्रथम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अव्वाद, या फिर डेविड एटनबरो। अगला सवाल है, हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, सही जवाब उनके क्या हैं।
पहला सवाल था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना का दौरा किया। ये 56 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। गुयाना किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया? सही जवाब है दक्षिण अमेरिका यानी विकल्प बी। और अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? इंद्रावती, उदांती सीता नदी, गुरु घासीदास तामोर पिंगला या फिर पलामू टाइगर रिजर्व? सही जवाब है पलामू टाइगर रिजर्व, विकल्प डी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।